लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जब हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रेसिडेंट को जो कानून बनाने का शक्ति है। ऑर्डिनेंस का मतलब यही होता है, लॉ मेकिंग पावर को ही हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट को प्राप्त है। क्लियर है? और आर्टिकल 123 के अनुसार प्रेसिडेंट को, ठीक है, और गवर्नर को 213 के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब देखिए कि जो ऑर्डिनेंस इशू होगा ये किन शर्तों के आधार पर इशू होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो पहला है 123 को जो हम लोग देखते हैं, क्योंकि आज हम लोग कंसर्निंग है प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि जब पार्लियामेंट का दोनों हाउस सेशन में नहीं है, दैट मीन्स कि सत्र में नहीं है, ठीक है, और उसी दरमियान ऐसा सर्कमस्टांस एग्जिस्ट है, कर रहा है, उत्पन्न हो गया, जिसको देखते हुए प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो जाता है कि मेरे द्वारा इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसे परिस्थिति में पार्लियामेंट का दोनों हाउस सेशन में नहीं है तो वो लेजिस्लेट कर नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि जनरली जो लेजिस्लेशन का काम है वो पार्लियामेंट का होता है, लेकिन इस सिचुएशन में तब क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करेगी। क्लियर है? समझ में आ गया? अब मन में सवाल उठना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करेगी वो किस सब्जेक्ट मैटर पे कर सकती है। तो यहां पे जो प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिला है वो कोएक्सटेंसिव है विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेट करने का जो पावर है पार्लियामेंट को किस मैटर पे है, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट और कुछ सर्कमस्टांसेस में स्टेट लिस्ट पे भी। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस जब भी इशू होगा प्रेसिडेंट के द्वारा तो उसी मैटर पे होगा इशू जो मैटर पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है। दैट मीन्स कि प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस उसी मैटर पे कर सकता है जिसका संबंध यूनियन लिस्ट से है, कंकरेंट लिस्ट है, या फिर सब्जेक्ट टू दी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जिसका जिक्र संविधान में किया गया है, तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है। क्लियर है? अब देखिए कि जो ऑर्डिनेंस इशू हुआ ये कब से लागू होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट। तो देखिए जब ऑर्डिनेंस इशू हुआ, जिस डेट को इशू हुआ उस डेट से, क्योंकि देखिए ऑर्डिनेंस तभी इशू होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, पार्लियामेंट का दोनों हाउस। तो जिस डेट को आप यहां नोट कीजिए सही से कि जब पार्लियामेंट का दोनों सदन असेंबल हुआ, ठीक है, फिर से जब असेंबल हुआ तो जिस डेट को असेंबल हुआ है उस डेट से 6 सप्ताह के भीतर, उस डेट से 6 सप्ताह के भीतर उस ऑर्डिनेंस को दोनों हाउसेस से अप्रूव्ड हो जाना जरूरी है। ठीक है, इसके संबंध में दोनों हाउस रेजोल्यूशन पारित करेगा और 6 सप्ताह के भीतर अगर रेजोल्यूशन पारित कर देता है तो वो जो ऑर्डिनेंस है वो लागू हो जाएगा, प्रभाव में आ जाएगा। अगर 6 सप्ताह के भीतर ऑर्डिनेंस जारी नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑर्डिनेंस इनवैलिड हो जाएगा। या फिर अगर 6 सप्ताह के भीतर ऐसा ऑर्डिनेंस पास हो जाता है, माफ कीजिएगा, ऐसा रेजोल्यूशन पास कर देता है पार्लियामेंट का दोनों हाउस रीअसेंबल होने के बाद 6 सप्ताह के भीतर कि इस ऑर्डिनेंस को खारिज कर दिया जाए, तो 6 सप्ताह के पहले भी ऑर्डिनेंस खारिज हो सकता है। क्लियर है? अब देखिए जो ऑर्डिनेंस इशू होगा प्रेसिडेंट के द्वारा उसका क्या प्रभाव होगा। उसका प्रभाव होगा लॉ का, जो लॉ बनता है पार्लियामेंट के द्वारा। क्लियर है दोस्तों? यहां पे आपको जो पॉइंट नोट करना वो यह है कि यहां जो सेटिस्फेक्शन का बात किया गया है, प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन का जो बात किया गया वो एक्चुअली में प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेटिस्फेक्शन। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग आर्टिकल 74 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा वो एड एंड एडवाइस लेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ठीक है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से ही जो प्रेसिडेंट है कार्य करेगा। तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस जो इशू करेगा प्रेसिडेंट वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से ही करेगा। ठीक है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन किसका होता है, इसका मतलब तो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यह है, बहुत ही रोमांचक है, वो यह है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट को प्राप्त है इसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार सवाल उठाया गया है, लेकिन हर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, संवैधानिक घोषित किया ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को। तो जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट करो। पहला है आर.के. गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, दूसरा है ए.के. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, और जो तीसरा है जो इंपॉर्टेंट है वो है डी.सी. वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। ये 3 केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है
ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से रिलेटेड। जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये 3 है, आपको इसको नोट कर लेना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए, अब आगे जब हम लोग बढ़ते हैं और जब इसको कोरिलेट करते हैं गवर्नर के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से, तो आपको मिलेगा कि दोनों एक ही है। दोनों का पावर, दोनों जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का जो प्रोविजन है आर्टिकल 123 में और 230 में, दोनों एक ही है। क्लियर है? बस 123 में विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट है और 230 में विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर है। क्लियर है? तो दोस्तों इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने इन ब्रीफ डिस्कस किया कि क्या होता है प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। क्लियर है? तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।